नमस्कार छात्रों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 7 क्रमचय संचय 11th क्लास का है, यानी कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसकी एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। क्रमचय संचय में नया चैप्टर है। देखिए, ये हमारे पास आज नई चीज़ें हैं इसमें। क्रमचय से पहले देखिए, हमारे पास छोटी छोटी चीज़ें हमें जानकारी होनी चाहिए, जैसे क्रमगुणित। क्रमगुणित का मतलब इंग्लिश में फैक्टोरियल कहते हैं। क्रमगुणित का मतलब क्रम से गुणा। किन्हीं भी संख्याओं की कोई भी धन पूर्णांक दी हुई हो तो उनकी जो सीरियल्स है, यानी कि 1 से लेकर वहाँ तक जो भी संख्या दे रखी होगी उस पर वहाँ तक उसकी क्रम से गुणा अगर संख्याओं की कर दें तो उसी को क्रमगुणित कहा जाता है। जैसे डेफिनेशन के रूप में अगर हम देखें तो यदि n कोई धन पूर्णांक है तो 1 से n तक की सभी प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को ही क्रमगुणित कहा जाता है, यानी फैक्टोरियल कहा जाता है। इसे फैक्टोरियल एन एपोस्ट्रोफी एफ चिन्ह होता है, इसके ये चिन्ह होता है, ये इसका डंडा लगा देते हैं और एक पॉइंट होता है नीचे, ये जो है चिन्ह से फैक्टोरियल एन से प्रदर्शित किया जाता है। फैक्टोरियल एन की वैल्यू जो होती है, जैसे हमारे पास फैक्टोरियल एन लिखते हैं हम, तो एक एक संख्या कम करते चले जाते हैं, या सीधे भी लिख सकते हैं, जैसे नीचे लिखा हो फैक्टोरियल एन इक्वल टू 1 से लेकर n तक की संख्याओं का गुणनफल 1 × 2 × 3 × 4 × 5 डॉट 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 n तक, 1 से लेकर n तक की संख्याओं का गुणनफल। इनको हम अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा के लिए, यानी गुणा करने के लिए खोलते हुए उस चीज़ का ध्यान रखना है। बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में चेंज करते हैं एक तो, जिससे हमारे पास कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। दूसरे, जैसे हमारे पास फैक्टोरियल बैक काउंटिंग की तरह से लिखते हैं, कोशिश करते हैं अगर जहाँ तक संभव हो कि बैक काउंटिंग की तरह से लिखें। जैसे फैक्टोरियल ये लिखा हुआ n-1, फिर एक कम कर दिया n-2, फिर एक कम कर दिया n-3 डॉट डॉट लास्ट तक 3 to 1। इनके सवालों को सॉल्व करते हैं इस चीज़ों का ध्यान रखना है। बड़े फैक्टोरियल को छोटे में चेंज करेंगे। और यदि हमारे पास कहीं भी इसको स्टॉप करना चाहें, बैक काउंटिंग की तरह से लिखने का फ़ायदा ये है, हमारे पास कहीं भी अगर हम इसको बीच में रोकना चाहें तो वहीं पर फैक्टोरियल का चिन्ह लगा सकते हैं। जैसे फैक्टोरियल ये है, अगर एक ही स्टेप ही खोलना हमारे पास, तो n बाहर निकाल देंगे, एक कम कर देंगे इसमें से n-1, और यहीं पे फैक्टोरियल का चिन्ह लगा देंगे। इसमें सुविधा ये रहती है, हमें ये आइडिया लेने की आवश्यकता नहीं है कि क्या गुणा करें क्या भाग करें। अगर छोटे को बड़े से चेंज करेंगे तो हमें ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेंगी दोनों संख्याओं की, दोनों जगह। लेकिन यहाँ पर बड़े को छोटे में चेंज करेंगे फैक्टोरियल को, तो उसको सुविधा के अनुसार जो हम बैक काउंटिंग की तरह से खोलते चले जाएंगे और हमारे पास आसानी से कैलकुलेशन हो जाएंगी। तो जैसे मैंने अभी बताया, फैक्टोरियल को बीच में ही रोक सकते हैं। इसी तरह से कोई संख्यात्मक वैल्यू भी है, जैसे हमारे पास एक तो फैक्टोरियल 8 है और नीचे फैक्टोरियल 5 दिया हुआ है, तो हमें इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो बड़े को छोटे में चेंज करने का फ़ायदा ये है, हमारे पास जैसे फैक्टोरियल 8 है, इसको खोलते चले जाएंगे 8 बैक काउंटिंग की तरह से 7 6 5, और यहीं पे फैक्टोरियल का चिन्ह लगा देंगे। और अपन नीचे, क्योंकि हमारे पास फैक्टोरियल 5 है, तो ये हमारे पास एक कैंसिल हो जाएंगी और इनकी गुणा करके लिख देंगे, इनकी गुणा करके लिख देंगे 8 × 7 × 6, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर, किसी भी फैक्टोरियल को हम खोल सकते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जैसे हमारे पास फैक्टोरियल 0 कहीं पर आ जाए तो उसका मान 1 के बराबर होता है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू आ जाए तो उसका मान भी 1 के बराबर होता है। ऋण पूर्णांक, कोई भी ऋण पूर्णांक होगा तो उसके लिए फैक्टोरियल परिभाषित नहीं होता है। ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद और देखिए, हमारे पास क्रमगुणित या क्रमचय या संचय जो हम सॉल्व करते हैं, उनके लिए क्रियाएं होती हैं। तो क्रियाओं के लिए जैसे हमारे पास स्वतंत्र क्रियाएं होती हैं, जो भी कार्य करते हैं हम, उनमें से स्वतंत्र रूपक से कार्य करते हैं और स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो देखिए, हमारे पास यदि दो क्रियाएं इस प्रकार की हैं कि दूसरी क्रिया किसी विधि द्वारा संपन्न होगी, यह पहली क्रिया के संपन्न होने पर विधि पर निर्भर नहीं करता। यानी कोई भी एक क्रिया हो दूसरी क्रिया पर निर्भर ना करे, तो इन दोनों क्रियाओं को स्वतंत्र क्रिया कहा जाता है। दूसरी क्रिया किस विधि से द्वारा संपन्न होगी, यह पहली क्रिया के संपन्न होने पर विधि पर निर्भर नहीं करता है, तो इन क्रियाओं को स्वतंत्र क्रिया कहा जाता है। यानी ये एक दूसरी क्रिया है जो संपन्न होने के लिए वे निर्भर ना करें।
सहपरजीवी क्रियाएँ होती हैं यदि दो क्रिया इस प्रकार की हैं कि एक क्रिया के संपन्न होने पर दूसरी क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। एक क्रिया यदि संपन्न हो गई तो दूसरी क्रिया संपन्न नहीं हो सकती तथा दूसरी क्रिया के संपन्न होने पर पहली क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। तो ऐसी क्रियाओं को सहपरजीवी क्रिया कहते हैं। जैसे हेड टेल है, या तो हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। अगर हेड आ गया तो टेल आना संभव नहीं है, या टेल आ गया किसी भी सिक्के को उछालने में, टेल आ गया तो हेड आना संभव नहीं है। तो इस तरह की क्रियाओं को सहपरजीवी क्रिया कहते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास ये जो क्रमचय संचय इनकी परिभाषाएं हैं। कुछ या सभी वस्तुओं को लेकर किसी विशेष क्रम में बनाए गए प्रत्येक समूह ग्रुप बनाए जाते हैं, और किसी विशेष क्रम में बनाए जाते हैं तो क्रमचय कहलाते हैं। n वस्तुओं में से आध वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या यदि हम निकालना चाहें, यानी कि ग्रुप जो समूह बनाए जाते हैं उनके प्रत्येक समूह एक क्रमचय कहलाता है। और इन क्रमचयों को संख्या को निकालने के लिए n वस्तुओं में से r को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या को NPR, ये प्रतीक है इसका, NPR से प्रदर्शित करते हैं। जबकि किसी एक क्रिया में कोई भी वस्तु अधिकतम एक ही बार ली जाती है, यानी कि किसी भी क्रिया की पुनरावृत्ति ना हो, यानी किसी वस्तु जो वस्तु दी हुई है उनकी पुनरावृत्ति ना हो, एक से अधिक बार प्रयोग ना किया गया ग्रुप में समूह में बनाने में, तो NPR से प्रदर्शित करते हैं। और NPR का सूत्र जो होता है ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर और ऊपर में से नीचे वाली वैल्यू हटा के नीचे, ये NPR का सूत्र है। चाहे तो फैक्टोरियल के रूप में लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r, NPR बराबर। और दूसरा अगर इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं n-1 n-2 डॉट डॉट n-r+1। इसमें देखिए NPN यानी कि ऊपर नीचे वाली संख्याएं बराबर हो जाए, यानी जितनी संख्याएं दी हुई हों, जो भी वस्तुएं दी हुई हैं टोटल को लेकर अगर हम क्रमचय बनाते हैं तो फैक्टोरियल n के बराबर होंगे। और अभी मैंने बताया था फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 के बराबर होती है और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। n वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या n की पावर r के बराबर भी होती है। एक तो फैक्टोरियल NPR होती है, NPR के बराबर, और एक n की पावर r। यहाँ पर जब ये n की पावर r जब होता है जब वस्तु की पुनरावृत्ति की जाती है। पुनरावृत्ति का मतलब एक वस्तु एक से अधिक बार रिपीट हो जाए किसी भी समूह में, तो उसको NPR उसको जो है हम n की पावर r से प्रदर्शित करते हैं क्रमचयों की संख्या को। एक है देखिए हमारे पास, यदि n वस्तुओं में से p वस्तुएं एक समान प्रकार की हों, q वस्तुएं एक समान दूसरे प्रकार की हों, r वस्तुएं एक समान तीसरे प्रकार की हों तथा शेष वस्तुएं भिन्न भिन्न प्रकार की इसी तरह से हों, तो उनकी क्रमचयों की संख्या होगी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r। एक गुणन सिद्धांत होता है इन संख्याओं को करने के लिए, क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए। यदि एक क्रिया स्वतंत्रतापूर्वक m विभिन्न प्रकारों से, दूसरी क्रिया स्वतंत्रतापूर्वक n विभिन्न प्रकारों से, तीसरी क्रिया स्वतंत्रतापूर्वक p विभिन्न प्रकारों से संपन्न की जाती है, और इसी तरह से संपन्न कराई जाती रहती हैं, आगे तक कितनी बार कराई जाती रहेंगी, तब सभी क्रियाओं को संपन्न करने की कुल विधियाँ होती हैं m इंटू n इंटू p डॉट डॉट डॉट, जितनी भी संख्याएँ क्रियाएँ जो संपन्न कराई जाएंगी उनकी गुणा हो जाती है। इसको गुणन सिद्धांत का नियम कहते हैं क्रियाओं को कराने के लिए, स्वतंत्र क्रियाओं के लिए। उसी तरह से योग सिद्धांत है, यदि कई परस्पर अपरजीवी क्रियाएँ क्रम से m, n और p विभिन्न विधियों से संपन्न की जा सकती हों, तो उनमें से कोई भी एक क्रिया संपन्न कर सकने की विधि की कुल संख्या होती है m प्लस n प्लस p प्लस डॉट डॉट डॉट, जितनी क्रियाएँ होती हैं संपन्न होती हैं उनकी वैल्यू जो है इस तरह से लेते हैं। ये गुणन और योग के नियम हैं इनके क्रियाओं को संपन्न कराने के। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है 1 है इसका 7.1 का। ये कह रहा है अंक 1, 2, 3, 4, 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। दो कंडीशन है इसकी, 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हैं, यानी संख्या कुल संख्याएं हैं 5 हमारे पास, और 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ये निकालना हमें। पहली कंडीशन है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। अंकों की पुनरावृत्ति होती है, यानी 5 संख्याएं हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, आंसर निकालना है। फर्स्ट पार्ट के लिए यदि अंकों की
पुनरावृत्ति की जाती है। अभी मैंने बताया था पुनरावृत्ति की जाती है, तब 5 में से 3 अंकों की कुल संख्याएं ये वैल्यू होंगी हमारे पास 5 की पावर 3 यानी 5 पंजे 25 पंजे 125 ये हो जाएगी। अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो कुल संख्या यानी क्रमचयों की संख्या होती है 5 की n की पावर r। अभी मैंने बताया था n वस्तुओं में से r को लेकर जितनी बार भी जो है संचयों की संख्या बनाई जा सकती है, यानी यह 3 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है। इसी तरह से सेकंड पार्ट है इसका, ये कह रहा यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तब 5 में से 3 अंकों को लेकर बनाई गई कुल संख्याएं ये होगा 5p3 यानी कि फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 5 ये हो गया अपॉन फैक्टोरियल 2 ये हो गया। अभी मैंने बताया था इसको सॉल्व करने के लिए वो बड़े फैक्टोरियल को छोटे में चेंज करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 ये भी फैक्टोरियल का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि नीचे 2 दिया हुआ है, इससे ये कैंसिल 5 चौक 20 दिया 60। इस तरह से हम इसके आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है इसी का ही। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षरों के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। तो आंसर होगा 10 में से 4 को चुनने की कुल विधि ये हो जाएगा 10C4 10P4 10P4 और 10P4 की वैल्यू निकाल देंगे जैसे भी कराया था फैक्टोरियल 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल 10 ऐसे कैसे ही फैक्टोरियल 6 10 को 6 तक खोल देंगे 6 9 8 7 फैक्टोरियल 6 यहीं पर अपॉन फैक्टोरियल 6 इससे ये कैंसिल और इनकी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 40। इतने जो है हमारे पास कोड बनाए जा सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है एक सिक्का 3 बार उछाला जा सकता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं। परिणामों की संभव संख्या क्या होगी हमें ये निकालना है। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर दिए जाते हैं। परिणामों की संभव संख्या क्या होंगी ये निकालना है। अपरजीय घटनाएं हैं। एक सिक्के की उछाल में जो होता है देखिए हेड आता है या टेल आता है, यानी ये 2 परिणाम आ सकते हैं। हेड 2 में से एक आता है, हेड या टेल, यानी 2 परिणाम होते हैं इसके। 3 बार उछाल में संभव परिणामों की संख्या जो होगी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं। एक सिक्का की प्रत्येक उछाल में हेड या टेल 2 परिणाम आते हैं, परिणाम आते हैं। इसलिए 3 बार उछाल में
संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या बराबर होगी 2 गुणा 2 गुणा 2 8। ये संभव संख्याएँ होंगी इनकी परिणामों की। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है इसी एक्सरसाइज का। ये कह रहा है 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करते हुए 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंक के टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई भी अंक एक बार से अधिक नहीं आता है। देखिए 0 से 9 तक कुल अंक हैं, 0 से 9 तक कुल अंक हमारे पास हैं 10। चुने जाने वाले हैं कुल अंक हमें दिए हुए 5 अंक, जो चुने जाने वाले कुल अंक हैं 5। प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है। तब देखिए अगर हमारे पास कोई भी संख्या दे रखी हो जाए 67 दे दिया तो 2 अंक ये निश्चित हो चुके। हर एक जो नंबर में है 6767 तो आएगा ही आएगा, और बाकी जो शेष बचेंगे हमारे पास तो उनमें से चुने जाएंगे जो भी शेष बचेंगे। तो 67 तो हमारे पास निश्चित हो चुका है, ये तो फर्स्ट नंबर पर आने हैं, 6 फर्स्ट पे और 7 सेकंड पे। बाकी हमारे पास 5 10 में से शेष बचेंगे 7, और यहाँ पर चुने जाने बचेंगे 3। तो फिर हमें 7 में से 3 चुनने, 10 में से 2 कम कर देंगे और यहाँ पर 5 में से 2 कम कर देंगे। तब ये जो देखिए 67 प्रारंभ होता है तब तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कुल शेष अंक लिखे दे रहा हूँ मैं। कुल शेष अंक हो जाएंगे 10 - 2 8, और चुने जाने वाले शेष बचेंगे 5 - 2 3। तो 8 अंकों से 3 स्थानों को भरने की कुल विधि ये वैल्यू होंगी 8p3। 8p3 को सॉल्व कर लेंगे, फैक्टोरियल 8 - 3 का फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 8 यहाँ हो गया, यहाँ पर फैक्टोरियल 5, और सॉल्व करेंगे और तो 8 7 6 5 का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 5, और इसकी वैल्यू सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 336। इसलिए 5 अंकीय टेलीफोन नंबरों की संख्या कुल संख्या जो होगी 336 ये होगी। इस तरह से हम इससे सवाल सॉल्व कर सकते हैं इस एक्सरसाइज के। थैंक यू।